कंजंक्शंस, नाम में छुपा है कंजंक्शन। जंक्शन का मतलब होता है जोड़, है ना। तो इसमें कंजंक्शंस में आपको कुछ बेसिक कंजंक्शंस ऐसे हैं जो आपको पता होना चाहिए, जैसे एंड, और। तो सभी को मेरे साथ में बोलना है इफेक्टिवली। हम लोग शुरुआत कर रहे हैं वेदर से। मैंने कहा चाहे आप पढ़ाई करो ना करो, चाहे आप पढ़ाई करो ना करो, मैं पढ़ाई करूंगा। चलो बनाओ सभी के सभी इंग्लिश में। एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रैक्टिस, एक्सक्लूसिव प्रैक्टिस। मैंने कहा चाहे आप पढ़ाई करो ना करो, वेदर यू स्टडी आर नॉट, मैं पढ़ाई करूंगा। आई विल स्टडी, आई विल स्टडी। चाहे आप वहां जाओ ना जाओ, मैं वहां जाऊंगा। क्या कहोगे? चाहे आप वहां जाओ ना जाओ, मैं वहां जाऊंगा। वेदर यू गो देयर आर नॉट, मैं वहां जाऊंगा। आई शैल गो देयर या आई विल गो देयर। चाहे आप मेरी मदद करो ना करो, मैं आपकी मदद करूंगा, आप मेरे दोस्त हैं। वेदर यू हेल्प मी आर नॉट, आई विल हेल्प यू, यू आर माई फ्रेंड। चलिए, सो दिस इज एक्चुअली द वेदर। इवन इफ नो मैटर, भले ही वो छोटा बच्चा है लेकिन बहुत नॉलेजेबल है भाई। इवन इफ ही इज अ स्मॉल किड या स्मॉल चाइल्ड, ही इज वेरी नॉलेजेबल, ही इज वेरी नॉलेजेबल। नॉलेज लिखकर एबल लगा देना, नॉलेजेबल हो जाएगा। ई हटाकर ABLE लिख देना, नॉलेजेबल। इवन इफ ही इज स्मॉल चाइल्ड, ही इज वेरी नॉलेजेबल। भले ही वो छोटा बच्चा है लेकिन बहुत नॉलेजेबल है। इवन इफ को आप चाहें तो सेंटेंस के बीच में लगा सकते हैं। रोहित डजंट हेल्प मी, रोहित मेरी हेल्प नहीं करता है भले वो मेरा दोस्त है। इवन इफ ही इज माई फ्रेंड। ऑन द प्लेस ऑफ इवन इफ यू कैन ऑल्सो यूज नो मैटर। नो मैटर ही इज माई फ्रेंड, नो मैटर ही इज ए स्मॉल चाइल्ड, ही इज वेरी नॉलेजेबल। सो ऑन द प्लेस ऑफ इवन इफ आप नो मैटर का उपयोग भी कर सकते हैं। इवन इफ नो मैटर दोनों आपके बहुत ही रेलेवेंट है, बहुत ज्यादा दोनों का उपयोग होता है। एंड समहाउ वी यूज इट इन अवर स्पोकन इंग्लिश। एज इफ, मानो जैसे, भाई ये भी बहुत यूज होता है। वो ऐसे व्यवहार करता है मानो जैसे बहुत नॉलेजेबल हो। ही बिहेव्स एज इफ ही इज वेरी नॉलेजेबल। ठीक है, ही बिहेव्स एज इफ ही इज वेरी नॉलेजेबल। ठीक है, एज इफ का मतलब क्या होता है? मानो जैसे। एज इफ का मतलब क्या होता है? मानो जैसे। ही बिहेव्स एज इफ ही इज वेरी नॉलेजेबल। शी स्पीक्स, वह बोलती है, एज इफ शी नोज एवरीथिंग, मानो जैसे वह सब कुछ जानती हो। शी स्पीक्स एज इफ शी नोज एवरीथिंग, वह ऐसे बोलती है मानो जैसे वह सब कुछ जानती हो। तो एज इफ का मतलब क्या होता है? मानो जैसे। तो आप देख सकते हैं एज इफ किस तरीके से आपका वर्क कर रहा है, हाउ इट इज वर्किंग। एज इफ, मानो जैसे। आफ्टर का मतलब होता है के बाद, और बिफोर का मतलब होता है के पहले। मैंने कहा बोलने से पहले, आपके बोलने से पहले मैं बोल दूंगा। बिफोर यू स्पीक, आपके बोलने से पहले, बिफोर यू स्पीक, मैं बोल दूंगा आई विल स्पीक, या फिर आई विल स्पीक बिफोर यू स्पीक। आई विल स्पीक मतलब मैं बोल दूंगा, बिफोर यू स्पीक आपके बोलने से पहले। सो दिस इज द थिंग। नेक्स्ट, शी विल कंप्लीट हर वर्क आफ्टर यू कंप्लीट हर वर्क। आफ्टर यू कंप्लीट हर वर्क। ठीक है, शी विल कंप्लीट हर वर्क, वह अपना काम पूरा करेगी। ठीक है, शी विल कंप्लीट हर वर्क, वो अपना काम पूरा करेगी। आफ्टर यू कंप्लीट हर वर्क, इसके बाद आप अपना काम पूरा करना। तो आफ्टर का मतलब क्या होता है? के बाद, और बिफोर का मतलब क्या होता है? के पहले। तो दोनों सिचुएशन देखो आप, बिफोर का मतलब के पहले, आफ्टर का मतलब के बाद।
दोनों के अपने अलग अलग यूजेस हैं। तो बिफोर का मतलब होता है के पहले, आफ्टर का मतलब होता है के बाद। आपके जाने के बाद में जाऊंगा, आई विल गो आफ्टर यू गो, और आपके जाने के पहले में जाऊंगा, आई विल गो बिफोर यू गो। और अगर पास्ट में यूज कर रहे हो ना बिफोर आफ्टर को, तो एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, सीख लेना सारे स्टूडेंट। अगर पास्ट के हो दोनों सेंटेंस तो एक फॉर्मूला होता है जिसके अकॉर्डिंग चलना है आपको। बिफोर के बाद हमेशा सिंपल पास्ट टेंस आता है, और आफ्टर के बाद हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस आता है। बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट आएगा, फिर दूसरा जो सेंटेंस होगा ना वो, और आफ्टर के पहले सिंपल पास्ट आएगा। ये पास्ट में नियम दोनों फॉलो करना है, फॉर्मूला ए और बी। एग्जाम्पल देख लो, द गेस्ट हैव गॉन, सॉरी गेस्ट हैड गॉन, गेस्ट जा चुके थे, बिफोर वी रीच्ड एट होम, हम घर पहुंचे उसके पहले। द गेस्ट हैड गॉन बिफोर वी रीच्ड एट होम, ये ए। बी वाला देखना, सिंपल पास्ट और आफ्टर का यूज कैसे होता है। सिंपल पास्ट, शी केम हियर, वह यहां आई। आफ्टर पास्ट परफेक्ट में, यू हैड गॉन देयर, वह यहां आई, इसके बाद तुम वहां गए थे। तो आप देख सकते हैं ये बिफोर है, इसके बाद सिंपल पास्ट, ये आफ्टर है, इसके बाद पास्ट परफेक्ट। ये ग्रामर का नियम है कि अगर बिफोर और आफ्टर को एज अ कंजंक्शन आप पास्ट टेंस में यूज करते हो तो आपको ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, जिसमें बिफोर के बाद सिंपल पास्ट, आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट। ये नियम ही है और इसी के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। तो एक सेंटेंस आप चाहे तो याद रख सकते हैं, द ट्रेन हैड गॉन बिफोर वी रीच्ड। Until unless की अगर मैं बात करूं तो भाई until unless one of the most important conjunction in English language that you guys have to focus. Let's talk about until and unless and how it works. Okay. In until and unless this is very important कि आपको पहले if का नेचर पता होना चाहिए। यदि आप नहीं सुनोगे, if you don't listen, you will not understand, आपको समझ में नहीं आएगा। Point to be noted everyone. If you don't listen, यदि आप नहीं सुनोगे, you will not understand, आपको समझ में नहीं आएगा। ये एक सेंटेंस है, if you don't listen, you will not understand, यदि आप नहीं सुनोगे आपको समझ में नहीं आएगा। अब आपको करना क्या है, ध्यान देना सभी। जहां if लिखा है ना, इस if की जगह until लिखो या unless लिखो आप, ठीक है। Until unless you listen, ध्यान देना थोड़ा सा। Until unless you listen, जब तक आप नहीं सुनोगे, until unless you listen, आपको समझ में नहीं आएगा। You will not understand, ठीक है। Until unless you listen या unless you listen, you will not understand। सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन उठता है सर until और unless में डिफरेंस क्या है? तो ऐसा कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। इसका उपयोग समय के साथ जो शर्त होती है उसके लिए, जैसे मैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक आप नहीं आओगे, तो यहां शर्त समय के साथ रखिए कि आई विल नॉट ईट फूड जब तक आप नहीं आओगे, अंटिल यू कम। यहां पर समय के साथ कंडीशन रख दी हमने। और दूसरे में देखना, मैं खाना नहीं खाऊंगा यदि आप नहीं खाओगे, तो यहां समय के साथ कंडीशन नहीं है। आई विल नॉट ईट फूड यदि आप खाना नहीं खाओगे, तो unless you eat food। दोनों सेंटेंसेस को ध्यान से देखो, एक में हमने until लगाया है जो जब तक नहीं का मतलब दे रहा है, एक में हमने unless लगाया जो यदि नहीं का मतलब दे रहा है, ठीक है। तो समय के साथ जो कंडीशन होती है उसके लिए until लगता है, इसलिए इसका मीनिंग जब तक नहीं निकलता है। और ये सिंपल कंडीशन होती है तो इसके लिए unless लगता है जो यदि नहीं का मतलब देता है। तो unless आपका if को भी रिप्लेस करता है। ये देखो यहां लिखा है if you don't listen, तो यहां अगर आप until या unless लगाते हैं तो ये do not हट जाएगा, सेंटेंस अफर्मेटिव बन जाएगा। मैं आपकी मदद नहीं करूंगा जब तक आप मेरी मदद नहीं करोगे। I will not help you until you help me।
ठीक है, मैं आपकी मदद नहीं करूंगा जब तक आप मेरी मदद नहीं करोगे। क्या बनेगा इंग्लिश में? आई विल नॉट हेल्प यू अंटिल यू हेल्प मी। मैं कुछ नहीं कर सकता जब तक वो कुछ नहीं करेगा। आई कांट डू एनीथिंग अंटिल ही डज समथिंग। ठीक है, मैं कुछ नहीं कर सकता जब तक वो कुछ नहीं करेगा। आई कांट डू एनीथिंग अंटिल ही डज समथिंग। ठीक है, मैं कुछ नहीं पढ़ा सकता। आई कांट टीच एनीथिंग अंटिल, जब तक आप सीखने की कोशिश नहीं करोगे। आई कांट टीच एनीथिंग अंटिल यू ट्राई टू लर्न समथिंग। Until you try to learn something, जब तक आप कुछ सीखने की कोशिश नहीं करोगे। ठीक है, निशा should not speak, निशा को कुछ नहीं बोलना चाहिए जब तक उसके पेरेंट्स उसको परमिट नहीं करे बोलने के लिए। निशा should not speak anything until her parents permit her to speak, until her parents permit her to speak, जब तक उसके पेरेंट्स उसको परमिट नहीं करे कुछ बोलने के लिए। नेक्स्ट, आप सफल नहीं हो सकते यदि आप मेहनत नहीं करोगे तो। यू कांट सक्सीड, अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो एक काम करो, इसके लिए अनलेस लगा दो। अनलेस यू कांट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड। ठीक है, यू कांट सक्सीड, आप सफल नहीं हो सकते अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक कि आप मेहनत नहीं करोगे। ठीक है, आप सफल नहीं हो सकते। यू गॉट इट? यू कांट डू एनीथिंग, आप कुछ नहीं कर सकते अनलेस यू, जब तक आप कुछ करने की रिस्क नहीं लोगे। अनलेस यू टेक रिस्क टू डू समथिंग, अनलेस यू टेक रिस्क टू डू समथिंग, जब तक आप कुछ करने की रिस्क नहीं लोगे। यू कांट डू एनीथिंग, आप कुछ नहीं कर सकते अनलेस यू टेक रिस्क टू डू समथिंग, जब तक आप कुछ करने की रिस्क नहीं लोगे। सो बेसिकली आप इस चीज को ध्यान से देखें, how the things is working, how you are making sentences, how we are using them, you know, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। This is very 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 important, very crucial to all. चलो चलो चलो, now this is actually until unless के बाद में as well as साथ साथ, मैं इंग्लिश के साथ साथ फ्रेंच भी पढ़ा सकता हूं। I can teach French as well as English. रवि के साथ साथ रोहन भी आ रहा है। ठीक है, रवि के साथ साथ रोहन भी आ रहा है। तो रोहन जो आ रहा है पहले उसको लिखेंगे, रोहन एज वेल एज रवि इज कमिंग। आर कमिंग नहीं होगा। अब इसको ऐसा भी लिख सकते थे, रोहन इज कमिंग एज वेल एज रवि। दोनों सही, ये भी सही, ये भी सही। एक में हमने एज वेल एज को क्या किया, आगे लगा दिया, यहां पर इस तरीके से यूज कर लिया कि रोहन एज वेल एज रवि इज कमिंग, और दूसरे में लिखा हमने रोहन इज कमिंग एज वेल एज रवि। तो दोनों सेंटेंसेस है, ये वाले भी और ये वाले भी। ऐसे देखो, निशा लर्न्स इंग्लिश as well as French. निशा learns English as well as French. निशा इंग्लिश सीखती है साथ साथ फ्रेंच, मतलब निशा जो है फ्रेंच के साथ साथ इंग्लिश भी सीखती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि हमको ना सेंटेंस बनाते बनना चाहिए। एज वेल एज के बाद है एज फॉर एज, जहां तक मैं जानता हूं ऐसा नहीं हो सकता। एज फॉर एज आई नो इट कैन नेवर हैपन, इट कैन नेवर हैपन, ऐसा नहीं हो सकता। जहां तक मैं जानता हूं
एज फार एज आई नो, जहां तक मैं जानता हूं, रवि ऐसा नहीं कर सकता। रवि कांट डू सो। रवि कांट डू सो मतलब रवि ऐसा नहीं कर सकता। एज फार एज आई नो रवि कांट डू सो। एज फार एज शी, जहां तक हम रीना की बात करें, एज फार एज वी टॉक अबाउट रीना, एज फार एज वी टॉक अबाउट रीना, शी इज वेरी कॉन्फिडेंट गर्ल। जहां तक हम रीना की बात करें तो रीना एक बहुत ही कॉन्फिडेंट लड़की है। जहां तक मैं कंजंक्शन की बात करूं तो कंजंक्शन एक ऐसा टॉपिक है जो प्रैक्टिस पर बेस्ड है। एज फार एज वी टॉक अबाउट कंजंक्शन, सो दिस इज सच ए टॉपिक, एक ऐसा टॉपिक है, दिस इज सच ए टॉपिक, ये देखो ऐसा है कि एक ऐसा टॉपिक है। एज फार एज वी टॉक अबाउट कंजंक्शन, दिस इज सच ए टॉपिक दैट एवरीबडी नीड्स टू लर्न, जिसको सभी सीखने की जरूरत है, जिसे सभी सीखने की जरूरत है। इफ यू आर लर्निंग इंग्लिश यू मस्ट हैव टू लर्न कंजंक्शन। एज फार एज वी टॉक अबाउट प्रपोजिशन, सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जहां तक मैं प्रपोजिशन की बात करूं तो प्रपोजिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एज सुन एज, ज्यों ही, जैसे ही, जैसे ही मैं वहां गया मैंने देखा वहां कोई नहीं था। एज सुन एज आई वेंट देयर आई सॉ देयर वाज नो वन। जैसे ही आपने मुझे कॉल किया मैं तुरंत वहां पहुंच गया। एज सुन एज यू कॉल्ड मी आई रीच देयर इमीडिएटली। जैसे ही आपने मुझे कॉल किया, एज सुन एज यू कॉल्ड मी, जैसे आपने अपना कॉल रिसीव किया, एज सुन एज यू रिसीव्ड योर कॉल। सो एज सुन एज, ज्यों ही, जैसे ही, एज लॉन्ग एज, जब तक आप बोलोगे नहीं आपको समझ में नहीं आएगा। यू विल नॉट अंडरस्टैंड एज लॉन्ग एज यू स्पीक, ठीक है। यू विल नॉट अंडरस्टैंड, यू विल नॉट अंडरस्टैंड, आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप बोलोगे नहीं। Until you speak, नेगेटिव है तो until unless लगाओ, ठीक है। और जब तक आप बोलोगे, as long as you speak, as long as you speak, जब तक आप बोलोगे आप सीखोगे। You will learn, you will learn, ठीक है। as long as you speak you will learn, जब तक आप बोलोगे आप सीखोगे। as long as you help me, as long as you help me का मतलब क्या होगा? जब तक आप मेरी मदद करोगे, I will help you, मैं आपकी मदद करूंगा, ओके okay? या फिर आप कहोगे I will help you as long as you help me, I will help you, मैं आपकी मदद करूंगा, as long as, जब तक आप मेरी मदद करोगे, as long as you help me, ठीक है। नेक्स्ट, जब तक आप अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचोगे, जब तक आप सफल होंगे जब तक आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचोगे। यू विल सक्सीड as long as you think about your future, you think about your future, getting? You will succeed as long as you think about your future, आप सफल होंगे जब तक आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचोगे। चलिए अभी मुझे आप बताएं सबसे पहले कि how the things are working, you know, and how we are improving ourselves. This is very important. So as long as, जब तक, as soon as, ज्यों ही, जैसे ही, जैसे मैंने उसे कॉल किया, as soon as I called him, you know, not only but also, neither nor, either or, ये मैं पढ़ा चुका था आपको, लेकिन एक बार हम उसका रिवीजन करते हैं। मैंने कहा you are not only a good dancer, आप एक अच्छे डांसर ही नहीं हैं, बट ऑल्सो अ गुड टीचर, बल्कि बहुत अच्छे टीचर भी है। यू आर नॉट ओनली अ गुड डांसर बट ऑल्सो गुड टीचर। अब जहां नोट ओनली लगाना वहां टीचर नहीं यार, सिंगर लगा हुआ है। डांसर का सिंगर से तालमेल होता है, डांसर का टीचर से थोड़ी होता है। You are either a good dancer
अब बट ऑल्सो कीजिएगा, नॉर लगाओ, नॉर सॉरी नॉर नहीं, और अ गुड सिंगर। अब जहां आइदर लगाया वहां नाइदर लगाओ, नाइदर अ गुड डांसर नॉर अ गुड सिंगर। अब इस चीज को समझने की कोशिश करना, यू आर नॉट ओनली अ गुड डांसर बट ऑल्सो अ गुड सिंगर। तुम एक अच्छे डांसर ही नहीं हो, एक अच्छे सिंगर भी हो। दूसरा, यू आर आइदर अ गुड डांसर आर अ गुड सिंगर। तुम या तो एक अच्छे डांसर हो या फिर एक अच्छे सिंगर हो। नेक्स्ट, यू आर नाइदर अ गुड डांसर नॉर अ गुड सिंगर। तुम ना तो एक अच्छे डांसर हो ना ही एक अच्छे सिंगर हो। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे नॉट ओनली बट यूज होता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, वैसे ही आइदर और नाइदर नॉर यूज होता है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? देखो मैंने कहा, अगला सेंटेंस लिखा, देखो आप समझ जाना कि क्या है उसका मीनिंग। मैंने कहा नॉट ओनली रोहन बट ऑल्सो सोहन विल गो देयर। अब जहां नॉट ओनली और बट ऑल्सो लगा है वहां मैंने नाइदर लगा दिया, नाइदर रोहन नॉर सोहन विल गो देयर। अब मैंने ना जहां नाइदर लगाया वहां आइदर लगा दिया, आइदर रोहन और सोहन विल गो देयर। अब मुझे आप लोग ये बताओ, तीनों सेंटेंसेस में क्या अंतर है? तीनों सेंटेंस में पहले समानता देखो, रोहन और सोहन के बीच में लगे हैं भाई नॉट ओनली बट ऑल्सो, नाइदर नॉर एंड आइदर और। तीनों सब्जेक्ट में लगे हैं लेकिन तीनों की मीनिंग अलग अलग। पहले का मीनिंग है रोहन ही नहीं सोहन भी वहां जाएगा। दूसरे का मीनिंग है नाइदर रोहन नॉर सोहन, ना तो रोहन ना ही सोहन वहां जाएगा। और तीसरे का मीनिंग है या तो सोहन या फिर रोहन वहां जाएगा, आइदर रोहन और सोहन विल गो देयर। सो दैट इज द डिफरेंस, राइट?